कभी सोचा है कि इंडिया का जो ये अरबों खरबों का डेरिवेटिव्स मार्केट है, जहां हर पल हर सेकंड में करोड़ों के सौदे होते हैं, वो इतना सेफ कैसे है? मतलब कुछ तो होगा जो इसे बिखरने नहीं देता। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, उन रूल्स की दुनिया में जो इस पूरे खेल को मजबूती से थामे हुए हैं। तो असली सवाल यही है कि इतनी तेजी से भागते मार्केट में हम जैसे इन्वेस्टर्स की सेफ्टी आखिर होती कैसे है? इसका जवाब ना किसी तिजोरी में बंद नहीं है, बल्कि ये छिपा है एक बहुत ही मजबूत, एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क में। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम मिलेंगे उन रूल मेकर से जिन्होंने ये पूरा खेल बनाया है। फिर समझेंगे कि आखिर ये खेल है क्या। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं और उनकी एंट्री फीस क्या है। फिर बात करेंगे सेफ ट्रेडिंग के रूल्स की, और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है ये भी जानेंगे। और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि इस रूल बुक का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन आर्किटेक्ट से जिन्होंने इस पूरे गेम की नींव रखी है। देखते हैं कि इस बाजार को बनाया किसने और कैसे। यहाँ पर दो बहुत ही अहम पिलर्स हैं। एक तरफ है SCRA यानी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। इसे आप एक तरह से संविधान की किताब मान सकते हैं, जो बहुत पहले ही लिख दी गई थी। ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरी तरफ है सेबी। सेबी एक एक्टिव रेफरी या कह लें एक वॉचडॉग की तरह है, जो 1992 से ये पक्का कर रहा है कि सब लोग रूल्स फॉलो करें और किसी इन्वेस्टर का नुकसान ना हो। तो एक है रूल बुक और दूसरा है उसका गार्ड। ठीक है, तो अब हम रूल मेकर्स को तो जान गए, पर सवाल यह है कि वो कंट्रोल क्या करते हैं। मतलब ये सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं, ये आखिर हैं क्या? चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करते हैं। देखिए, SCRA के हिसाब से सिक्योरिटीज एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक बड़ी सी छतरी। इसके नीचे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सब तो आते ही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि डेरिवेटिव्स को भी इसी छतरी के नीचे जगह दी गई है। बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो मार्केट में ट्रेड होने वाली हर फाइनेंशियल चीज एक सिक्योरिटी है। और डेरिवेटिव? अच्छा, डेरिवेटिव को ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, इसकी कीमत किसी और चीज पर टिकी होती है, जैसे किसी शेयर के दाम पर, सोने की कीमत पर या फिर निफ्टी इंडेक्स पर। इसीलिए तो इसे डेरिवेटिव कहते हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव करता है, यानी लेता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है। इंडिया में कोई भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लीगल तभी माना जाता है जब वो दो शर्तें पूरी करे। SCRA का सेक्शन 18A बिल्कुल साफ साफ कहता है। पहली शर्त, ट्रेड सिर्फ एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर होना चाहिए। और दूसरी शर्त, सेटलमेंट भी उसी एक्सचेंज का क्लियरिंग हाउस करेगा। जानते हैं क्यों? ये नियम ही है जो इस मार्केट को गली मोहल्ले की सट्टेबाजी से अलग करके एक सेफ और ट्रांसपेरेंट जगह बनाता है। चलिए अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की जो इस मैदान में उतरते हैं, और देखते हैं कि इस खेल में शामिल होने की एंट्री फी क्या है। 3 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो मिनिमम नेटवर्थ है जो एक क्लियरिंग मेंबर बनने के लिए चाहिए। अब ये रकम इतनी ज्यादा क्यों रखी गई है? ताकि इस खेल में सिर्फ वही सीरियस प्लेयर्स आएं जो कोई बड़ा फाइनेंशियल शॉक, कोई बड़ा झटका झेल सकें। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है जो पूरे सिस्टम को किसी एक के फेल होने पर गिरने से बचाता है। और यहां आप देख सकते हैं कि हर लेवल के मेंबर के लिए ये रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जो क्लियरिंग मेंबर हैं, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उनके लिए ये लिमिट है पूरे 3 करोड़। जो सेल्फ क्लियरिंग मेंबर हैं, यानी जो सिर्फ अपने ट्रेड्स क्लियर करते हैं, उनके लिए 1 करोड़। और ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए नेटवर्थ की शर्त स्टॉक एक्सचेंज खुद तय करते हैं। पर रुकिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, क्वालिफिकेशन भी जरूरी है। मेंबर्स और यूजर्स को एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पास करना ही होता है। यही नहीं, किसी भी एक्सचेंज को भरोसेमंद बनाने के लिए उसमें कम से कम 50 मेंबर्स होने जरूरी हैं। और एक और बात, क्लियरिंग मेंबर्स को हमेशा मिनिमम 50 लाख रुपए की लिक्विड एसेट्स, मतलब कैश या जिसे आसानी से कैश में बदला जा सके, वो मेंटेन करना पड़ता है, ताकि इमरजेंसी में फौरन काम आ सके। ठीक है, प्लेयर्स और एंट्री फी की बात हो गई। अब जरा उन रूल्स पर आते हैं जो रोज की ट्रेडिंग को सेफ और फेयर बनाते हैं, मतलब खेल के नियम। सेबी एक्ट की ये एक लाइन, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, बस इसी में सब कुछ है। सेबी के होने का पूरा मकसद ही यही है। आप कोई भी रूल उठा लीजिए, कोई भी कानून देख लीजिए, हर चीज का सेंटर पॉइंट एक ही है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन।
और ये हैं खेल के कुछ सबसे जरूरी नियम जो मार्केट की रीढ़ की हड्डी हैं। सबसे पहले KYC यानी नो योर कस्टमर। ये पक्का करता है कि मार्केट में कोई गलत या बेनामी इंसान ना आ पाए। फिर है रिस्क डिस्क्लोजर। क्लाइंट से साइन करवाया जाता है ताकि उन्हें पता हो कि वो जो कर रहे हैं उसमें रिस्क है। पोजीशन लिमिट्स ये तय करती हैं कि कोई एक प्लेयर इतना बड़ा ना हो जाए कि उसके डूबने से पूरा मार्केट ही डूब जाए। साथ ही 5 साल तक सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं और हर साल एक्सचेंज जाकर ब्रोकर्स का इंस्पेक्शन भी करता है। मतलब हर तरफ से नजर रखी जाती है। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम 100% फूल प्रूफ नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो मान लीजिए कोई मेंबर डिफॉल्ट कर गया या एक्सचेंज का सिस्टम ही बैठ गया, तो क्या होगा? घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी पहले से ही सेफ्टी नेट्स और इमरजेंसी प्लान तैयार हैं। और यहां एंट्री होती है मार्केट के असली हीरो की, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये हर ट्रेड के बीच में एक गारंटर की तरह खड़ा हो जाता है। मतलब ये खरीदने वाले के लिए बेचने वाला बन जाता है और बेचने वाले के लिए खरीदने वाला। इसका फायदा ये है कि अगर कल को कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर भी जाए तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की गारंटी होती है कि दूसरी पार्टी का सौदा पूरा होगा, उनका पैसा नहीं डूबेगा। और सोचिए, अगर कभी एक्सचेंज में ही कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ जाए तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP बना हुआ है। देखिए, सब कुछ कितना प्लान्ड है। जैसे ही गड़बड़ी होती है, एक्सचेंज फौरन सेबी को बताता है। अगले 15 मिनट के अंदर सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है और जहां दिक्कत नहीं है वहां ट्रेडिंग चलती रहती है। ट्रेडिंग दोबारा शुरू करने से 15 मिनट पहले सबको वार्निंग दी जाती है और अगर आउटेज बहुत लंबा खिंच जाए तो सारे स्टॉक एक्सचेंज मिलकर ट्रेडिंग का टाइम 1.5 घंटे बढ़ा देते हैं ताकि लोगों को अपनी पोजीशंस मैनेज करने का पूरा मौका मिले। तो अब आते हैं हम अपनी बातचीत के आखिरी हिस्से पर कि इस पूरी रूल बुक का फ्यूचर क्या है। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो रूल बुक है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे मार्केट बदलता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए प्रोडक्ट्स आते हैं, ये रूल बुक भी खुद को अपडेट करती रहती है, इवॉल्व होती है। आप इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बदलते समय के साथ मार्केट को स्टेबल और इन्वेस्टर्स को सेफ रखना। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जैसे जैसे मार्केट और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, टेक्नोलॉजी और तेज होती जाएगी, तो इस रूल बुक को आगे खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब रेगुलेटर्स, मार्केट और हम सब को मिलकर ढूंढना होगा।